हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंग्लिश क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संविधान का परिचय क्या है, संविधान कैसे बनाया गया, संविधान में क्या कितना टाइम लगा और एक बेसिक आइडिया लिया था हमने कि संविधान है क्या। आज का जो हमारा टॉपिक है, संविधान में ही भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाग 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान जो डॉक्यूमेंट है वो देश को चलाने के लिए डॉक्यूमेंट होता है, जो देश के लिए, देश को चलाने के, देश की राज्यव्यवस्था चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले एक भूमिका बना देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, शुरुआत कैसे होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज से पहले वास्को डिगामा एक पोर्तुगीज़ सेलर था, एक पोर्तुगीज़ नाविक था, एक पोर्तुगीज़ पायलट कह सकते हैं उस टाइम का, जो 1498 में हमारे यहाँ गोवा में उतरा। उसके पीछे पीछे कई लोग आए, फ्रांस आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज़ों ने पहले हमारे साथ, हमारे जो राजा थे उस टाइम पर मुगलों में, उनके साथ कुछ संधियाँ करी, बिजनेस की परमिशन मांगी। ठीक है, जब उन्हें वहाँ से कई बार उन्हें हाँ कर दिया गया, ना कर दिया गया, उसके बाद हो गए बंगाल में। बंगाल में जाके वहाँ के जो उस टाइम में नवाब हुआ करते थे, उनसे परमिशन मांगी व्यापार करने के लिए, और उनका व्यापारिक जो भी तरीके थे उनके व्यापार करने के, वो शुरू हो गए। 200 सालों तक यही चलता रहा। उसके बाद 1756-1757 के आसपास आकर नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनके साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई। जब अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई 1756 में, बक्सर का युद्ध कहा जाता है उसको, और बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए। तो ऐसा पहली बार हुआ कंपनी के साथ कि 200 सालों के अंदर भारत के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में उस टाइम में आते थे पाकिस्तान, कुछ पार्ट अफगानिस्तान के, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो ये जो वाला भाग था, भारतीय उपमहाद्वीप जिसको बोलते हैं, उस भाग के एक छोटे से हिस्से पर बंगाल के राज्य, बंगाल पहले बड़ा हुआ करता था, बंगाल में बिहार आता था, झारखंड आता था, ये पूरा ही जो कॉन्सेप्ट एक एरिया था, ये 3-4 राज्यों में मिलाकर, तो बंगाल कहलाता था। तो बंगाल में पहली बार जब बक्सर के युद्ध उन्होंने जीत लिया, तो उनके पास बिजनेस के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ, अब सत्ता को संभालने का भी एक जरिया आ गया, सत्ता को संभालना भी उनके लिए ज़रूरी हो गया। अब सत्ता ऐसे ही तो चलती नहीं है, सत्ता को चलाने के लिए एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स और रेगुलेशन को लाने के लिए वो रूल्स और रेगुलेशन आए। क्राउन जो ताज था ब्रिटिश एम्पायर का, उन्होंने जब इस चीज़ को देखा, तो वहाँ से उन्होंने ऑर्डर्स देना शुरू किया। जो वहाँ से शुरुआत में जो ऑर्डर्स आए, वहाँ से और अभी तक 1947 तक जब तक वो राज किया, तो उस टाइम पर जितने भी एक्ट्स आए, जितने भी चार्टर्स आए, चार्टर एक्ट्स आए, तो उन सबको, वो सब बेस बने हमारे संविधान को लिखने में। तो शुरुआत करते हैं। ये एक हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एरा आप इसको मान सकते हैं कि संविधान में चार्टर आने से पहले, मतलब संविधान का पहला डॉक्यूमेंट आने से पहले, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के राज्य चलाने के लिए जो जिस डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने शुरुआत करी, जिन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से उन्होंने राज्य चलाया, वो डॉक्यूमेंट्स से पहले का जो माहौल था देश में, क्योंकि उससे पहले राज्यव्यवस्था हुआ करती थी, अलग अलग राज्यों पर अलग अलग राजा राज किया करते थे, अलग अपने अपना शासन चलाया करते थे। तो हम शुरुआत करते हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट आया था 1756 के बाद कुछ साल तक उन्होंने ऐसे ही राज किया, जो पहला मेजर डॉक्यूमेंट था जिसने सबसे बड़े चेंजेस किए, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास का मतलब यह है कि जो जिस टाइम तक कंपनी ने राज किया, लगभग 1757 से लेकर
1857 लगभग 100 साल। 56 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1757 से लेकर 1857 तक, मतलब हमारे जो पहली क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तब तक कंपनी का राज हुआ करता था। मतलब राज तो ब्रिटेन का ही था, ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर का था, लेकिन डायरेक्टली आपका वो तो कंपनी थी, व्यापार करती थी, तो वो उस हिसाब से राज करती थी। लेकिन उनको डायरेक्शन मिल रही थी ग्रेट एम्पायर से मिल रही थी, ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर से मिल रही थी। तो 100 सालों तक मतलब कंपनी का राज्य था। 1857 के बाद 1858 में जब रिवोल्ट हो गया, तो उन्हें लगा कि जो राज्य 1857 रिवोल्ट हुआ, तो एक न्यूज़ आर्टिकल छपा लंदन के अंदर कि जो जो कंपनी की वजह से जो राज्य 400 साल तक चलता था, 400 साल तक चल सकता था, अगले 400 साल तक, वो अब अगले 100 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी, 90 साल से ज़्यादा राज नहीं कर पाए वो 1857 का, 1947 में आज़ादी दे दी। तो ऐसा हुआ कि अब उन्हें राज करना है, तो 100 सालों के जो पहले इस कंपनी का राज था, तो 100 सालों में जितने भी एक्ट आए वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 के बाद कंपनी का राज्य ना होके क्राउन का राज्य हो गया। तो पढ़ते हैं, पहला हमारा जो एक्ट है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें जो जो चेंजेस हुए मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और उसे सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बेसिकली प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी इन लोगों की, अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी बना रखी थी। बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी थी, पंजाब प्रेसिडेंसी थी, ऐसे 3-4-5 प्रेसिडेंसी बना रखी थी। तो जब बक्सर में युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध को वो जीत गए, तो मतलब अब बंगाल में लड़ रहे हैं, बंगाल के नवाब को हरा दिया है, तो बंगाल के गवर्नर को ही उसका श्रेय जाएगा। तो उसको देखते हुए क्राउन की तरफ से एक 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसमें सबसे बड़ा चेंजेस, जो पहला चेंज जो था वो था बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हस्टिंग्स। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर स्वतंत्र थे। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मुंबई के जो गवर्नर थे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इनके अंडर आने लगे। पहले स्वतंत्रता थी तीनों प्रेसिडेंसीज में, कि दोनों अब तीनों लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने हिसाब से सत्ता करेंगे, सत्ता चलाएंगे, अपने अपने हिसाब से टैक्स वसूलेंगे या बिजनेस करेंगे। तीसरा जो इसमें था पॉइंट वो था, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कलकत्ता में 1774 में एक न्यायालय की व्यवस्था की गई, उच्चतम न्यायालय कहा गया जिसको, ठीक है। और उसमें लगभग 4 लोग थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा पॉइंट जो आता है इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों की रिपोर्ट देने को कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड बनाया गया था, एक निकाय बनाया गया, स्वतंत्र निकाय बनाया गया था, जिसमें अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों की रिपोर्ट देने को कहा गया। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो यहाँ पर जितने भी मामले हो रहे हैं, ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया ब्रिटिश सरकार। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों को पाल लेने का प्रबंध कर दिया गया। इससे पहले होता क्या था, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे पहले जब राज्य इनका हो गया 1756-57 में, तो लगभग 14-15-17 सालों तक, 1757 से 1773 तक इन्होंने खूब लूटपाट मचाई, ठीक है। इससे जनता त्रस्त हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुन के कि जनता की सुन के क्राउन ने कुछ कर दिया हो कि हाँ ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक शासन करने के लिए उन्होंने एक बोलते हैं ना कि 10 रुपये दो और 2 रुपये वापस ले लो, 10 रुपये बढ़ा दो, 2 रुपये कम कर दो, जैसे पेट्रोल के साथ होता है। अगर उन्हें 5 रुपये बढ़ाने हैं तो 15 रुपये बढ़ाते हैं पहले, उसके बाद धरने होते हैं और वो रेट आके 5-7 रुपये पर आके टिक जाता है। ऐसा ही इन्होंने भी किया कि जो उस टाइम पर लूटपाट हो रही थी उसको कम करने के लिए जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के
उनको निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इवन उपहार जो ले रहे थे वो, मतलब जो वहाँ के जो लोकल जिनके जो सरदार टाइप के लोग होते थे उनसे उपहार लेते थे, तो उन चीज़ों पर रोक लगा दी गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कार्यविधि थी वो 1 वर्ष से स्थान 4 वर्ष कर दी गई। ये जो कुछ पॉइंट्स थे, मेजर पॉइंट्स थे जो 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट में काम आए थे। और इसका प्रभाव जो हमारे ये पहला देखा जाए तो पहला संविधान रिटन डॉक्यूमेंट जो हमारे पास था कि जगह की सत्ता एक देश की या एक पर्टिकुलर राज्य की, बंगाल की प्रेसिडेंसी उस टाइम पर 3 प्रेसिडेंसी उनके अंदर और थी, उनको चलाने के लिए एक रेगुलेटिंग, तो ये हमारा प्रथम संविधान बोल सकते हैं कि इनको चलाने के लिए प्रथम संविधान का जो आया था तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। दूसरा आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बीच में 2-3 एक्ट्स और आए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें मेजर चेंजेस हुए। 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस अधिनियम में क्या किया गया, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया, जिसको द्वैत शासन बोलते हैं। राजनीतिक गतिविधियाँ और व्यापारिक गतिविधियाँ। कंपनी थी, कंपनी पहले केवल व्यापार कर रही थी, फिर उसके बाद दोनों चीज़ें आ गई कि व्यापारिक गतिविधियाँ और राजनीतिक गतिविधियाँ दोनों करने लगे। लेकिन 1774 और 1784 के बीच में जो कमियाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उनको दूर करने के 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें राजनीतिक गतिविधियाँ और व्यापारिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया। इसी को हम द्वैत शासन भी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी को राजनीतिक गतिविधियों का नियंत्रण हेतु स्थापित किया गया था, जिसमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें 2 ब्रिटिश संसद के मंत्री होते थे। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इस प्रकार बंगाल की एक छत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो पहला एक्ट था जिसमें बंगाल के अंदर एक छत्र शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। दूसरा पॉइंट इसमें जो मेन था वो था गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो गवर्नर जनरल का जो परिषद थी जिसमें पहले 4 सदस्य हुआ करते थे उसके 3 कर दिए। साथ में एक मेजर पॉइंट जो इसमें आया था वो था गवर्नर जनरल भारतीय राजाओं के साथ कोई संधि या युद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से ही कर सकता था। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल उसके पास असीमित शक्तियाँ टाइप की होती थी, जैसे कोई किसी देश का तानाशाह होता है उसके पास असीमित शक्तियाँ होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं या फिर तानाशाह पहले भी रहे हैं हमारे पाकिस्तान पड़ोस में, परवेज़ मुशर्रफ रहे, उससे पहले जियाउल हक रहे, ठीक है। तो उनके पास एक शक्तियाँ होती हैं, वो अनलिमिटेड शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसे ही पहले गवर्नर जनरल के पास शक्तियाँ हुआ करती थी, तो किसी भी राजा के साथ कोई भी संधि कर लेता था, कैसे भी युद्ध लड़ लेता था, मतलब संधि का तुम उनके टर्म्स मान रहे हो तो ठीक है, तो उसको संधि का नाम दे दिया, एक रिटन डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए दोनों के। अब कई बार राजा ऐसे होते थे कि राजा की डेथ हुई, युद्ध किया, राजा की डेथ हुई, अब उनका बच्चा है, नाबालिग है, 7 साल का है, 8 साल का है, उसके साथ संधि कर ली, ठीक है। तो जितने भी ये राज करने के या फिर व्यवस्था चलाने के, शासन करने की जो व्यवस्था थी या शासन करने के लिए जो भी साम दाम दंड भेद टाइप की जो चीज़ करते थे उस पर रोक लगा दी गई। और उस पर कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ अभी हमारी पार्लियामेंट में कहने को सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट की, बिना संसद की परमिशन लिए कोई भी बिल पारित नहीं कर सकता या किसी भी देश के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकता, ठीक है। संधि बिल साइन होते हैं, संधियाँ साइन होती हैं, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस टाइप की सिचुएशन होती है जिसमें आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेनी पड़ती थी गवर्नर जनरल को। भारतीय राजाओं से जो गवर्नर जनरल थे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तीसरा जो इसमें एक्ट आया, सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट में से एक है, ये 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो एक्ट हैं ये 1857 की क्रांति से जस्ट पहले के एक्ट्स, मतलब जब हालात बिगड़ने लगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। उसके बाद 2-3 एक्ट और आया, 1809 का आया, 1819 का आया, ठीक है। बहुत सारे चार्टर एक्ट्स आए, ठीक है। तो कमियों को दूर कर रहे थे वो ताकि राज कर सकें, लेकिन
देश में जो जनता थी उसके बीच मतभेद थे सरकार के साथ, वो बढ़ते ही जा रहे थे, तो उसको सही करने के लिए एक मेजर उन्होंने चेंजेस किए और 1833 का चार्टर एक्ट लेके आए। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तो जब जो कंपनी 15वीं सदी में 15वीं 16वीं सदी में व्यापार करने आई थी, अब उसके पास जो उसका मेन कोर था, कंपनी कोई भी कंपनी होती है उसका कोर क्या होता है, बिजनेस, वही समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उन्होंने कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए, और इसके साथ ही कंपनी के चाय तथा चीनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार थे वो बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया। बेसिकली क्राउन ने क्या किया, ताज ने क्या किया, ताज बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में बात करते हैं तो इट्स अ रूल ऑफ क्राउन, वहाँ पर राजा बैठे हुए हैं ब्रिटेन के। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जितने भी व्यापार के जितने भी अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए और उनसे कहा कि केवल तुम राज करो, हमारी तरफ से करो, हम राज करने नहीं आ रहे, तुम यहीं रहो, कंपनी का खर्चे पे तुम हमारे लिए राज करो। बम्बई तरफ मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। जो बम्बई और मद्रास की परिषदें थी उनसे जो विधि निर्माण मतलब जो कानून बनाने के अधिकार थे उनके पास, वो वापस ले लिए गए। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्य को शामिल किया गया, जो 1764 के पिट्स इंडिया एक्ट में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, पहले 4 हुआ करते थे, 3 किए गए, अब उनको दोबारा 3 से 4 किया गया। इस एक्ट द्वारा सरकारी सेवाओं में रंग, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भारतीयों में होने वाले भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। बेसिकली ये एक अच्छा काम हुआ चार्टर एक्ट में कि सरकारी सेवाओं में रंग, जाति, धर्म, नस्ल और आदि के आधार पर जो भेदभाव होता था भारतीयों के साथ, उसको समाप्त कर दिया गया। मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में पहला विधि आयोग बना। मैकाले सब जानते हैं कि हमारी मॉडर्न एजुकेशन के प्रदाता के रूप में माना जाता है। उनको 1835 में उनकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया। इस एक्ट द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। बेसिक इस जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसने ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर, मतलब एक समाज के लेवल पर, एक व्यक्तिगत लेवल पर, एक समाज को अच्छा करने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन इसके साथ ही जो वो कर रहे थे, जैसे उन्होंने भेदभाव ख़त्म किया। अब भेदभाव ऐसा नहीं है कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कर रहे थे, भारतीय ही भारतीय के साथ करते थे। जैसे ऊंची जाति के लोग नीची जातियों में ऊंच नीच हम सब मानते हैं, सच्चाई है वो, तो ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ भेदभाव करते थे, वो खत्म कर दिया, तो उससे ऊंची जाति के लोग नाराज हो गए। एक्ट द्वारा दासता को अवैध घोषित किया गया। दासता मतलब सिलेवरी, और 18 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। दासता को भी खत्म कर दी गई, मतलब सिलेवरी हुआ करती है कि दास रख लेते लोग, खरीद लेते थे। ठीक है, मान लो पैसे वाले लोग हैं तो उन्होंने एक परमानेंट नौकर खरीद लिया, मतलब उसको खरीद लिया वाकई, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी को लोग खरीदते हैं, वैसे उन्होंने इंसान को खरीद फरोख्त की। तो दासता खत्म कर दी और 1843 में अवैध घोषित कर दिया पहले 1833 के चार्टर एक्ट में, 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल मतलब जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो 3 प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल हो गए थे, तो उनको राजस्व के संबंध में, मतलब जितना भी रेवेन्यू के संबंध में जितने भी उनको अधिकार थे वो पूर्ण अधिकार उनको दे दिए गए। और गवर्नर जनरल को कहा गया कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करा जाए, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है, कितना पैसा किससे कैसे लेना है, कितना खर्च करना है। ठीक है, तो ये सारा मतलब रेवेन्यू का जितना भी मॉडल था वो गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार दे दिया गया इसके लिए, और पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने को कहा गया।
आखिरी एक्ट जो इसमें आता है वो आता है 1853 का चार्टर एक्ट। अब ये सारे जब एक्ट आ रहे थे तो देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा था। जैसे स्लेवरी ख़त्म करी तो जो स्लेव्स थे उनके जो स्वामी हुआ करते थे उनको दिक्कत हो गई। ऊंच नीच ख़त्म करी तो जो ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे उनको दिक्कत हो गई। तो जब इन सब का कंपाइलेशन हुआ 100 साल के अंदर तो 1857 में हमारे यहाँ क्रांति हुई। तभी तो कहते हैं 1857 की क्रांति सफल क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो बड़े लोगों की क्रांति थी। बड़े लोग मतलब जो जमींदार लोग हैं, जो राजा लोग हैं, जो सरदार टाइप के लोग हैं, तो उन लोगों की क्रांति थी। उसमें मिडिल क्लास का या फिर एक कॉमन पर्सन का सहयोग नहीं था। इस वजह से 1857 की क्रांति विफल हुई। आप इन एक्ट के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जो कॉमन पर्सन है उसकी भलाई तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो उस टाइम पर संप्रभु थे, जो संपन्न लोग थे, उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा था उनके हिसाब से। आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि हाँ सही किया, लेकिन उस टाइम के हिसाब से आप एक ऊंची जाति के हिसाब से वहाँ उस टाइम पर 1833 में जब ये एक्ट आया तो आप एक सोचिए, अगर आप ठाकुर हैं, पंडित हैं, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से सोचो आपके पास स्लेव्स हैं, ठीक है, या फिर आप एक जमींदार हैं, जातिगत बात ना करते हो, अगर हम बात करें आप एक जमींदार हैं और आपके पास आपके खेतों में काम करने के लिए 15 स्लेव्स हैं जिनके लिए आपने पैसे चुकाए, और 1833 में एक एक्ट आता है वो आपकी स्लेवरी ख़त्म कर देता है और आप 1843 में बिल्कुल उसका उन्मूलन कर देता है, बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो आपको नुकसान हो गया, आपने ज़िंदगी भर के लिए खरीदे थे। तो एक तरफ जहाँ गरीब लोग थे, जो स्लेव्स थे, उनके लिए फ़ायदा हो रहा था, वहीं जो ऊँचे लोग थे, जमींदार लोग थे, उनको दिक्कत हो रही थी। तो इन्हीं सब का कल्मिनेशन होके, इन्हीं सब का एक इकट्ठा होके 1857 की क्रांति। खैर वो एक दूसरा डिफरेंट टॉपिक है, वो इसको हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। अभी बात करते हैं हम जो चौथा और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट जो आया था वो 1853 का चार्टर एक्ट आया था। बीच में और 2-3 आए थे लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही 4 एक्ट: रेगुलेटिंग एक्ट, विट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ अलग कर दी गई। विधायी और कार्यकारी मतलब विधि बनाने की और कार्य करने की जो शक्तियाँ थी जो गवर्नर जनरल की परिषद की, वो बिल्कुल अलग कर दी। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। कार्यकारी समिति थी जिसमें पहले 4 थे, फिर 3 किए गए, फिर 4 किए गए, अब इसमें 53 में आकर 6 सदस्यों और जोड़ दिया गया। 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना। मतलब एक बंगाल से, एक मद्रास से, एक बम्बई से और एक आगरा से। 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव इनमें से होना था। 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, इसके सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा। बेसिकली रेवेन्यू मॉडल आपका है, कंपनी रेवेन्यू कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो शासन चल रहा है वो क्राउन का चल रहा है, और मतलब ब्रिटिश इंडिया का चल रहा है। मतलब वैसे तो इंडिया में कंपनी का चल रहा था, लेकिन राज तो वो उन्हीं के नाम पर कर रहे थे कि हाँ वी आर ग्रेट ब्रिटेन। तो क्राउन ने कहा कि ठीक है, अधिकारियों का जो वेतन होगा डिसाइड हम करेंगे, पेमेंट आप करोगे, ठीक है। और क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी जो संख्या थी वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा नामांकित किए होने थे, ठीक है। 24 थे, उनमें 18 कर दिए गए और 6 क्राउन द्वारा नामांकित किए गए। 1853 के अधिनियम द्वारा निर्देशकों के न्यायालय को उनके संरक्षण की शक्ति का निपाटन किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और भारतीय सिविल सेवा में मैकाले समिति 1854 को गठन का प्रावधान किया गया। भारतीय सिविल सेवा में मैकाले समिति 1854 का गठन का प्रावधान किया गया। तो ये 4 एक्ट थे। कौन से एक्ट थे? एक रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, तीसरा है 1833 का चार्टर एक्ट और चौथा है 1853
तिरपन का चार्टर है। तो ये 4 एक्ट हैं जो हमारे देश के संविधान में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हैं कि हमारे देश में कैसे कैसे शासन शुरू हुआ और किन किन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से क्या क्या किया गया। तो इनको याद कर लीजिए, एग्जाम्स में काम आता है। बाकी इसका जो अगला पार्ट है, जिसमें अभी तक हम कंपनी का शासन पढ़ा रहे थे, अब भाग 2 में हम पढ़ेंगे कि क्राउन के शासन में क्या क्या हुआ, जिसमें इम्पोर्टेंट एक्ट्स आते हैं, जिसमें साइमन कमीशन से लेकर आपको 1835 का भारत शासन अधिनियम, जो हमारे संविधान की कोर माना जाता है, हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है 1835 से, जिससे हमने बहुत सारी चीज़ें, तो वो पढ़ेंगे हम भाग 2 में। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।